आज दुबई में भी नाटी चलती है, इंग्लैंड में भी नाटी चलती है, तब तक ये डंका ऐसे ही बजता रहेगा। हाँ दरोगा जी छोरुआनु समझाई आंदे जाते सिटी मार दे। आप उनको याद करके अभी भी इमोशनल हो जाते हैं। औकात नहीं है कि उनके बारे में मैं कुछ कहूँ। कुलदीप शर्मा जैसा अनपढ़ आदमी जब बन सकता है ना, तो आज लग रहा है नहीं यार, वो मतलब स्टार वाली फीलिंग। कोई डायलॉग जो याद हो आपको, कोई होगा ऐसा? आरा राजू कौन थे? आपकी लाइफ पार्टनर का क्या रोल रहा है आपकी सक्सेस में? हाय बेबुआ शामू लागे गेड़े रे भाई, हाय बेबुआ शामू लागे हेड़े रे भाई। यार जो सलमान खान शाहरुख खान को जो प्यार वहां मिलता है ना, वो मुझे यहाँ मिलता है। मेरे लिए बॉलीवुड भी यही है, हॉलीवुड भी यही है, यही मेरी नाटियां हैं। इस नाटी ने जो दिया है। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। नमस्कार, टाइम्स हिमाचल में आपका स्वागत है। जब हम हिमाचल की बात करते हैं तो प्रकृति की खूबसूरती और लोक संगीत की मिठास हमारे जहन में आती है। आज हमारे साथ भी एक ऐसे ही शख्स मौजूद है जिन्होंने लोक संगीत को आधुनिक सुरों के साथ जोड़कर एक अलग मुकाम बनाया है। इन्हें नाटी किंग भी कहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुलदीप शर्मा की। कुलदीप जी, टाइम्स हिमाचल में आपका स्वागत है। थैंक यू। आप इतनी प्रसिद्ध गायक है, हिमाचल की कोई भी ऐसी शादी या कोई ऐसा फंक्शन नहीं होता है जहां पे डीजे पे आपकी नाटी ना बजे। तो सबसे पहले हम यहीं से ही शुरू करेंगे कि ये जो गायकी का दौर है ये कहाँ से शुरू हुआ? सबसे पहले मैं बात करूंगा, जब मैं 7th क्लास में पढ़ता था तो स्कूल में मैंने सबसे पहले अपना कार्यक्रम दिया और वहां मुझे एक नाटी गाने को मैंने गाई। फोक सॉन्ग था हमारे हिमाचल का, तो अभी मेरा वो नजराना नॉन स्टॉप में मैंने उसे गाया है, तेरी शांगड़ी कुलवारी देगी। तो वहां मैंने सबसे पहले गाया और उसके बाद मुझे वहां पे कॉपी और पेंसिल इनाम के तौर पे मिला। और मुझे लगा यार तो बहुत, वो जिंदगी का मेरा सबसे बड़ा, मतलब मैं कहूँगा कि मेरा सबसे बड़ा अवार्ड था वो जी। तो उसके बाद फिर अगर मैं गायकी की बात करूं तो मेरे घर पर मेरे माता स्वर्गीय बेगी देवी शर्मा और पिता स्वर्गीय बाबूराम शर्मा जी, वो माता मेरी जो थी वो बहुत बड़ी गायिका थी आकाशवाणी शिमला से। उनको देखता था जब मैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी कभी इनकी तरह गायक बनूं, और उनको देखते देखते फिर मैंने गाना शुरू कर दिया। जैसे कि आपने अभी कहा कि आपकी माँ के बारे में बात की, तो हम अभी भी देखते हैं जब आप स्टेज शो करते हैं, लाइव परफॉर्मेंस होती है, आप उनको याद करके अभी भी इमोशनल हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, वो तो बिल्कुल। देखो, माँ जो है, माँ का ऋण कभी कोई बच्चा नहीं चुका सकता जी। और उस माँ ने तो मुझे जो जिंदगी में दिया है वो गुरु भी थी और सब कुछ थे। हाँ बिल्कुल जी। तो उनके बारे में तो एक सूरज को दीपक दिखाने वाली बातें करूंगा। जी। जिंदगी में उनके बारे में मेरे पास शब्द नहीं, उनके बारे में मेरी औकात नहीं है कि उनके बारे में मैं कुछ कहूँ। बस जो कुछ भी जिंदगी में है वो अगर वो मान नहीं मिली होती तो शायद कुछ भी ना हो। आपका पहला गाना कौन सा था? आपने खुद लिखा था या किसी ने लिखा था? और मैंने पहली बार जो गाना गाया था वो था माँ वाला ही गाना, सपने दे मिले हम या तो मेरी, वो लिखा था हमारे स्वर्गीय लायकराम रफीक जी ने। जी। वो मैंने पहली बार ऑडियो में गाया था और उससे पहले जो मैंने गाया था वो एक फोक सॉन्ग था, वो मैंने आकाशवाणी शिमला से गाया था अपना 95 में। मतलब ये मान के चलो कि मैंने जो आकाशवाणी शिमला से 94-95 में गाना शुरू कर दिया था। जी। अगर मैं पीछे जाऊं उससे तो ये मान के चलो कि 1990 में मेरा गाने का जो था वो मतलब शुरू हो गया था। माता को देख देख कर मैंने गाना शुरू कर दिया था स्कूल में, जब मैं पढ़ा करता था 7th क्लास में, तो वहां से वो दौर शुरू हो गया था गाने का। जी। तो आपने आकाशवाणी में भी प्रोग्राम में गाते थे आप? हाँ, मैं वही बात, छोटी उम्र में। हाँ जी, हाँ जी, 16 साल का था मैं जब मैंने पहली बार ऑल इंडिया रेडियो से अपना गाना शुरू कर दिया। फिर कब तक आपने वहाँ पे कंटिन्यू रखा? कितने टाइम तक? अभी मैं गा ही रहा हूँ, अभी भी वहाँ से टाइम नहीं लगता है तो फिर मतलब जब वो बुलाते हैं तो मैं जाता हूँ। आपने बोला आपका पहला गाना माँ के ऊपर था। हाँ जी। तो वो थोड़ा सा सुनना चाहेंगे हम आपसे। सुपने दे मिली बोला
आमिया तू मेरी है, सुपने दी मिली बोला आमिया तू मेरी है, बेगी बुरो लागो तेरो आ, जीव दिए बोले थी तू झालो आगे रुएला, बातों सोची निकली से आ, खियो के तो सुर गो तो तेरी झुगवाई दो, बाकी ये झूठा संसार, सुपने दा खाना थिया तेरे हाथे टुकड़ा, एक अमा दूधोरी से धार, उपने दो मिलडरी बोण दिनी जाज तो ए छोड़ दानी अपना रवा। तो ये मेरा गाना था पहला ऑडियो में। ये जो एल्बम था ये सुपर फ्लॉप हो गया था, रुला के गया सपना इसका नाम था। पर ये जो गाना था, ये गाना बहुत बड़ा हिट हुआ था। मतलब ये समझो कि मैं लोगों की नजरों में आ गया था यार, एक उदित शर्मा एक लड़का है, उसने बड़ा अच्छा ये गाना गाया। और उसके बाद फिर मैंने SKS से फिर नॉन स्टॉप गाना शुरू कर दिया। उसके बाद तो फिर रुके नहीं। यही बात है कि आपके बहुत से गाने हिट रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा गाना या एल्बम जो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा हो? मेरी जिंदगी की फिर थोड़ा मियां मिट्ठू वाली बात हो जाती है। मेरी जिंदगी में बड़े भारी टर्निंग पॉइंट है। मैंने 4000 गाने गा दिए, जिसमें की आप लाइव देखेंगे लोग बोलेंगे बड़ी तारीफ कर रहा है। तो मैं ये बताऊं कि मेरे 200 गाने तो सुपर हिट हैं जी। अभी मेरे अगर मैं बात करूं तो इंस्टा पे मेरे 41 गाने ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। अगर मैं सुपर हिट गानों की बात करूं तो अपने राजीव नेगी जी भी हमारे साथ आए हैं, जिनका भी मैं आपके चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूँ, क्योंकि राजेंद्र कौशल जी है, नरेंद्र भाई मेरे जो है वो गुरु भाई है। तो ये हमारा, मैं यहाँ कोई इंटरव्यू देने नहीं आया, मेरा अपना चैनल है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहूंगा कि भाई ये मेरा परिवार है, आप इस चैनल को बहुत आगे ले जाइए और इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, इसे फॉलो कीजिए। तो ये मैं अपने घर पे आया हूँ। तो अगर मैं गानों की बात करूँ तो राजीव नेगी जी ने मेरे बहुत सारे गाने बनाए, इनके म्यूजिक पे मैंने गाया। शिल्पा शिमले वाली है, बहुत बड़ा गाना है जी, 50 मिलियन। अगर मैं अलग अलग फॉर्मेट पे कहूँ तो मेरे अपने चैनल पे 30 मिलियन है, और बहुत लोगों ने उसे अपने चैनल पे डाला तो वो 50-60 मिलियन है। बढ़िया जो तोड़गा वो भी इतना ही है। रोडू जाना मेरी आमी है, रूमती है, बहुत सारे गाने हैं। अगर मैं गानों की बात करूंगा तो वो फिर वो इंटरव्यू गानों का ही हो जाएगा। एक सुनंदा शर्मा ने भी रील बनाई थी आपके गाने पे। बिल्कुल दरोगा जी, वो गाना भी बहुत बड़ा गाना है। 2 लाइन उसकी भी सुना देता हूँ। हाँ, मेरे गाने क्या होते हैं, मुझे क्यों पसंद करते हैं जी, वो प्यार है लोगों का। मेरे गाने होते हैं, मैं हिंदी जो शब्द होते हैं, मैं हिंदी शब्दों को यूज करता हूँ। और उससे क्या होता है कि कोई अगर पंजाब में सुन रहा है, कोई अगर दिल्ली में सुन रहा है, मुंबई में सुन रहा है, तो उसको लगता है यार बीट पहाड़ी बज रही है और ये गाना हिंदी है। सुनो हाँ दरोगा जी छोरुआनू समझाई, आंदे जांदे सिटी मार दे। हाँ दरोगा जी छोरुआनू समझाई, आंदे जांदे सिटी मार दे। हो दिन तपहला साथ छोटा भाई, हो रही थी कपड़ों की धुलाई, इन छोरों में जो सिटी बजाई। हाँ दरोगा जी इनकी करो पिटाई, आंदे जांदे सिटी मार दे। तो ये गाना देखो आप, बिल्कुल बीट पहाड़ी है। मुझे मैं आपको बताऊं कि मुझे पहले बड़ा रिमिक्स के लिए मुझे मेरी आलोचनाएं भी हुई। मैंने आलोचनाएं होती हैं, आज भी होती हैं, उनको फेस करना पड़ता है। तो बहुत लोगों ने कहा कि यार ये बंदा हिंदी शब्द डालता है। तो मैं इतना मानता हूँ सदगुरु माँ की कृपा से, कि कृपा तो परमात्मा की होती है, कि जब से मैंने वो रिमिक्स करना शुरू किया, हिंदी शब्दों को डालना शुरू किया, तो मेरे गानों को, जैसे आपने कहा कि सुनंदा शर्मा ने इसमें एक बहुत सारी मतलब रील बना के मुझे भेजी, ये बहुत बड़ी गायिका है पंजाब की। तो अब आप ये देखिए कि जब जो शब्दों को हिंदी कर दिया, इजी कर दिया, तो आज दुबई में भी नाटी चलती है, इंग्लैंड में भी नाटी चलती है, जहां जहां भी हमारे हिमाचल के लोग रहते हैं। और एक छोटी सी बात मैं आपको, थोड़ी मियां मिट्ठू वाली बात है हुई, मैं अपने संजय सूद जी है जो DPRO हुआ करते थे, रिटायर हो गए, उन्होंने मेरे साथ फिल्म में भी काम किया। राजेंद्र कौशल जी ने वो फिल्म बनाई थी, तेरे प्यार वाली थी। तो वो गुजरात में थे कहीं शादी में,
तो उनका मुझे फोन आता है कि कुलदीप जी यार आपका गाना बज रहा है यहाँ पे, बढ़िया जो तुड़का जो राजीव भाई ने मुझसे गवाया। मैंने बोला यार, मैंने सोचा कोई हिमाचल के लोग होंगे वहां, तो हिमाचल के लोग तो जहां भी होंगे वो सुनते हैं। नहीं यार कुलदीप भाई, ये गुजरात के लोग हैं, ये गुजराती लोग हैं, और ये गुजराती लोग आपका बढ़िया जो तुड़का गाना वहां पे लगा रखा। मैंने बोला यार ये कृपा है कि देखो गुजरात, उनका अपना फोक, अपना कल्चर, अगर उस कल्चर के लोग हम मेरी नाटी को सुन रहे हैं तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो फोन पे बताया भाई ने, मैंने बोला यार करो, एंजॉय करो आप। तो यही कहूंगा कि जब से वो शब्दों को इजी किया, आलोचनाएं तो हुई, पर आज नाटी का दायरा, आज पूरी दुनिया में नाटी को सुना जाता है। आपने अभी कहा कि आलोचनाएं तो बहुत हुई है, तो ऐसी कोई बात जो आपको बहुत बुरी लगी हो, ऐसी कोई आलोचना हुई हो? मैं दिल पे कभी बात ही नहीं रखता हूँ। बुरा तो तब लगता है ना जब आदमी अपने आप को कुछ समझे जी। हाँ, इतना जरूर है कि अगर लग रहा है कोई बात तो उसका फिर जवाब ना दो। जवाब देने वाले बैठे हैं, परमात्मा वही जवाब देता है। जब वो जवाब देता है तो फिर सब शांत हो जाता है। तो मेरी जिंदगी में मैंने तो, मेरी क्या औकात है, उसी की सौगात है सब कुछ जिंदगी में। जब भी मेरी जिंदगी में कोई ऐसा पहलू आया तो मेरे परमात्मा ने वो मुझसे करवाया, वो मेरे जवाब जिंदगी में वही देता रहा। मैं तो इसके चरणों का दास हूँ हमेशा। जब इसके चरणों की धूल बनी रहूंगा, परमात्मा की, सतगुरु माता की, तब तक ये डंका ऐसे ही बजता रहेगा। जब लगेगा कि यार कुलदीप शर्मा तो मैं हूं, तो उसके बाद तो फिर वही हमारे महात्मा जी कहा करते थे कि फिर माइक का शोर होगा, फिर सुनने वाला कोई नहीं होगा। जी। पहले जो गाने लिखे और गाए जाते थे पहले, तो वो जो होते थे रियल लाइफ बेस्ड होते थे, लेकिन अब तो रिमिक्स चल पड़ा है या फिर काल्पनिक गाने ज्यादा हो गए हैं। तो फिर कैसे हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं? देखो संस्कृति की अगर हम बात करते हैं ना, वो दौर होता था। देखो पहले डेथ सॉन्ग बनते थे, उस पे लोग नाचते थे। डेथ सॉन्ग आपने देखना कि पुराना गाना चला है, मानो अगर मैं बात करूं, 2 लाइनें में सुनाता हूं आपको। हो जंगड़े से कुल दो पाओ छोटू हालो रामो डेगो नोय दो रामो ठोड़े दे चालो। ये 2 बच्चा था वो नदी में बह जाता है, तो उस पे गाने, ऐसे ही बहुत सारे हमारे सैकड़ों गाने जो ऐसे गाने बना करते थे। वो भी एक दौर था। आज अगर आप ऐसा गाना बनाओगे तो वो सुनने वाला कोई नहीं है। वो दौर, उस फीलिंग से हम बड़े बाहर आ चुके हैं। देखो पहले कहीं एक्सीडेंट होता था ना, तो हम कितने, वो यार वहां इतना एक्सीडेंट हो गया, आज नॉर्मल हो गया। तो लोगों का अब ऐसे गानों के प्रति जो रुझान है, अगर मैं कल्चर की बात करूं तो जैसे हमारे एक गाना है रुंदे लागे चंकी सती का गाना है, तो वो भी पहले बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो हमारे फोक को आगे, आज भी वो गाते हैं लोग, मैं भी गाता हूं। पर अगर दरोगा जी ना हो, शिल्पा शिंदे वाली ना हो, रूमती ना हो, तो हमारा काम नहीं चलेगा। ज्यादा इसी को सुनते हैं लोग। हाँ, इतना जरूर है कि हमें अपनी जड़ों को इसे भी लेके चलना भी। मैंने जब बात करूं, नजराना नॉन स्टॉप जो बनाया मैंने, पूरा फोक गाया। कहीं ना कहीं लोग बोल रहे थे कि कुलदीप जी थोड़ा सा कुछ फोक, अपनी संस्कृति को। तो मैं ये कहूंगा कि आपको फोक के साथ भी और नए गानों के साथ भी तालमेल बिठाना पड़ेगा। आपको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, लेकिन आपको जब यूके में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड अवार्ड मिला, उस टाइम का एक्सपीरियंस कैसा है? देखो जी, उसका एक्सपीरियंस तो मैं जब वहां मैं गया इंग्लैंड में, लंदन में, तो जब मुझसे उन्होंने कहा, सिंगर मैं ही था वहां पे, उन्होंने कहा कि कुलदीप जी हमारे पास समय कम है, यहाँ अवार्ड देना है, पर 2 लाइनें आप सुना दो। जब मैंने वहां उनकी ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर जब मैंने रोडू जाना मेरी यामी नाटी गाई, तो सच में यार मैं उस टाइम फिर इस सतगुरु माँ का, परम पिता परमात्मा का थैंक्स निकला कि हे मेरे प्रभु, यार इस 12वीं में 3 बार फेल होने वाले बच्चे को, जिस बच्चे ने कभी कोई उसकी औकात नहीं है, आपने उसे ब्रिटिश पार्लियामेंट भेज दिया। और वहां वो हमारे हिमाचल की माटी की जो नाटी है, जो फोक है, वो वहां जिन लोगों ने हम लोगों पे 200 साल राज किया। आज यार कुलदीप शर्मा तो वहां गाना गा रहा है, तो मैंने बस थैंक्स किया कि ये जो है ये सब परम पिता परमात्मा की कृपा बरस रही है। जब तक ये बरसती रहेगी तो फिर वो, मतलब वो शब्दों में मैं बयान शायद नहीं कर पा रहा हूं, पर आप मेरी फीलिंग जो मुझे देख रहे हैं वो फीलिंग शायद समझ रहे हैं कि वाकई वो मेरी क्या फीलिंग रही होगी जब वो मैंने गाना गाया, वहां पे मैंने अवार्ड लिया, तो मेरी आंखों में आंसू थे। और जो मेरे साथ जो सिंगला जी थे उनका भी मैं थैंक्स करता हूँ, जो सुमित सिंगला जी मेरे साथ थे, उन्होंने मुझे चुप करवाया। पर वो जो बोलते ना कि जब अंदर से जब आदमी
जो वो आंसू जब बहते हैं ना, थैंक्स, यही एक परमात्मा का थैंक्स है। बाकी तो हम जितनी मर्जी भक्ति करने पर जब ये आंखें इसके प्यार में, इसके सत्कार में जब बहती है ना, जो थैंक्स हम इसका परमात्मा का करते हैं ना, वो फिर शब्दों में बयान नहीं उसका। वही मैं थैंक्स वहां कर रहा था। तो बहुत मजा, बहुत वो अवार्ड मेरे लिए बहुत बड़ा अवार्ड है। और बाकी तो मैंने कहा कि सबसे बड़ा अवार्ड तो जब से मैंने वो कॉपी और पेंसिल मिली, वो आज भी मैंने वो अवार्ड मेरे जहन में है। और कॉपी पेंसिल तो पता नहीं कहाँ चला गया वो, पर ये जरूर है कि वो आज भी याद, वो अभी भी ताजा है। सबसे बड़ा अवार्ड वही है कि जहां से मेरी वो गायकी की शुरुआत हुई। जी, आप हिमाचल में आर्टिस्ट कम्युनिटी को की यूनिटी को किस तरह से देखते हैं? देखो जी, जो कलाकार है वो कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। हमारी तो बहुत छोटी सी इंडस्ट्री है। आप चाहे पंजाब की ले लो, चाहे बॉलीवुड ले लो, तो आप बताओ कौन आर्टिस्ट है? कोई भी आर्टिस्ट बोलते ना कि किसी भी एक तबके को इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल होता है। हिमाचल की अगर बात करूंगा तो मतलब बहुत मुश्किल काम है। जो अब नए आर्टिस्ट आ रहे हैं, हमारे जितने भी नए आ रहे हैं, उनके लिए कोई राय देना चाहेंगे? उनके लिए भी यही राय दूंगा। अपनी बात करता हूं मैं, कि जब मैंने गाना शुरू किया था उस समय हम लाइव गाया करते थे। मैं गाता था लाइव। अब मानो मैंने कोई गाना रिकॉर्ड किया स्टूडियो में, उस गाने को रिकॉर्ड करने के लिए पूरे 3 से 4 दिन, कई बार तो 5-5 दिन लग जाते थे। मानो मैंने बढ़िया गा दिया, शहनाई वाला गलत हो गया, ढोलक वाला गलत हो गया, तो फिर क्या होता था कि कुलदीप शर्मा को कोई नहीं पूछेगा, उसने बढ़िया गाया, वो कुलदीप शर्मा को भी दोबारा गाना। तो क्या होता था कि एक गाने की रिहर्सल में 15-15, 20-20 घंटे लग रहे हैं। एक गाना तब जाके रिकॉर्ड हो। अब वो जब गाना रिकॉर्ड करके जब बाहर आता था तो वो सुपर हिट होता था। और फिर वही सिंगर मैं जब उसको स्टेज पे गाता हूँ, अभी भी गाता हूँ उन गानों को, तो आप यहां से अंदाजा लगाओ कि जब इतनी रिहर्सल उस गाने में की है तो स्टेज को कितना अच्छे से गाएगा। आज क्या है, हमारे राजीव जी बैठे हैं, ये आज हम भी उसी फॉर्मेट पे गाते हैं। आज गाना बड़ा इजी है, पंच पंच करके एक एक लाइन को गवाया जाता है, वो गाना बहुत सुंदर बनता है, बहुत हिट भी हो जाता है। पर क्या होता है कि जब उस गाने को वही सिंगर स्टेज पे गाता है तो वो फिर उतना मजा नहीं आता, मजा नहीं आएगा। नहीं आता। वहां तो डायरेक्टर ने, म्यूजिक डायरेक्टर ने गवा दिया है, पर जब वो वहां गवाना था, वहां गाना था, तो बहुत सिंगरों के नाम में नहीं लूंगा मैं, चलो अच्छी बात है, पर जब बहुत बड़े बड़े गाने हमारे हिमाचल में, पर वो सिंगर जब उन गानों को स्टेज पे गाते तो वो बात नहीं बनती। फिर बोलते यार ये वही लड़का है जिसने वो गाना गाया। नहीं यार, मजा नहीं आया। फिर क्या होता है, उनकी मार्केट वैल्यू खराब होती है। उनको एक प्रोग्राम तो मिल जाता है और दूसरी बार उनको कोई नहीं बुलाता, पूछता नहीं। तो यही कहूंगा नए सिंगर को कि भैया पहले स्टाइल वाइल बाद में आ जाएंगे। हमारे तो चप्पल नहीं होती थी जब मैंने गाना शुरू किया, तो हमने तो वो अपना हवाई चप्पल होती है ना, वो उसको लगा के हम स्टूडियो में जाया करते थे। मैं अपनी बात करता हूँ, बहुत स्ट्रगल मैंने जिंदगी में किया है। ये जिंदगी में भी यही कहूंगा कि आज की जो सिंगर है, बस वो एक गाना 2 गाने हिट हुए, बड़ा बालिया बोलिया लग जाएगी, पूरा स्टाइल आ जाएगा। भाई स्टाइल अच्छी बात है जी, मेरी जिंदगी में भी स्टाइल आया, पर सबसे पहले तो वही काम करना पड़ेगा जिससे स्टाइल वाइल तो आप दिखा दोगे, पर जिस चीज के लिए आपको बुलाया अगर वो नहीं होगी तो फिर कहाँ आप दर्शकों को बांध के रख सकते हैं। वही आपने जो प्रश्न किया कि नए सिंगरों को मैं यही कहना चाहूंगा भाई कि आप मेहनत कीजिए, गाने अच्छे बनाइए, मेहनत करके गाइए, और वो स्टेज पे जब गाएंगे आप तो अच्छा गाएंगे। जब आप अच्छा गाएंगे तो फिर आपको लोग और प्रोग्राम में भी बुलाएंगे, ठीक है। बाकी तो मैं यही कहूँगा, कथनी और करनी जब मिल जाती है। मुझे आज पूरे 25 साल हो गए, मैं किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करता हूँ। हर मंच पे कहता हूँ, मैं ब्रांड एम्बेसडर भी था नशा मुक्त का, तो मैं यही कहूँगा कि नशा आर्टिस्ट का बहुत बड़ा शत्रु है। आर्टिस्ट का क्या, ये पूरे समाज का ये शत्रु है। अगर मेरी जिंदगी में मैंने नशा नहीं छोड़ा होता 25 साल पहले, तो शायद ये कुलदीप शर्मा अभी जिंदा यहाँ इंटरव्यू ना दे रहा होता, मेरा राम नाम सत्य कब का हो जाता। इतना मैं नशा किया करता था, पर आज परमात्मा की कृपा से 25 साल हो गए मैं किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करता हूँ। और यही मैं आने वाली जो, चाहे वो कलाकार है, चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, किसी भी फील्ड में जो हमारे आज बच्चे आगे जा रहे हैं, तो मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि भैया आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कलाकार बनो, नेता बनो, अभिनेता बनो, पर सबसे पहले
अच्छे इंसान इंसान बनो। बनो। जब आप अच्छे इंसान बनोगे उसके बाद सब कुछ मुबारक है। अगर आप इंसान ही अच्छे नहीं है फिर जितने मर्जी बड़े आप आदमी बन जाओगे, कलाकार अगर बड़े बन गए, आप इंसान अच्छे नहीं है तो आप समाज में गंदगी फैलाओगे। आप अधिकारी बहुत बड़े बन गए, अगर आप में इंसानियत नहीं है, आप करप्ट है, जी तो आप क्या करोगे? वो पता है हमारे को, इसमें मैं ज्यादा डिटेल में फिर वो नेते वाले वो बातें हो जाएगी। तो बाकी मैं तो एक छोटा सा सिंपल हूँ, पर यही कहूंगा कि मैं, आपने जो प्रश्न किया कि नई जनरेशन को मैं यही निवेदन उनके चरणों से करता हूँ भाई। मैं, मेरे आपने बहुत सारे इंटरव्यू देखे, मेरी हर इंटरव्यू में ये बात हमेशा होती है कि भाई मुझे देख लो, मुझे 25 साल हो गई है, मैं तो डंके की चोट पे कहता हूँ, कसम भी खा लेता हूँ कई बार जी स्टेज पे जी जी कि भैया मुझे 25 साल हो गए, मैं कोई नशा नहीं करता हूँ। तो यही कहता हूँ कि भाई कुलदीप शर्मा जैसा अनपढ़ आदमी जब बन सकता है ना, तो आप लोग तो नई जनरेशन पढ़ी लिखी हो यार, आज तो कंप्यूटर का जमाना है, आप नशों से दूर रहो। अगर मैं नशों की बात करूं, मेरे समय में तो शराब पी जाती थी, आज तो ऐसा नशा है 2 साल कर लो या 3 डोजें ज्यादा ले लो, चिट्टा देख लो, खत्म। जी। यही कहूंगा बस। तो आप जो लाइव शोज होते हैं उसको ज्यादा एंजॉय करते हैं कि जो रिकॉर्डिंग होती है उसको? लाइव में गाने का बड़ा मजा आता है। वहां पे मतलब देखो, स्टूडियो में गाना पड़ता है बंद के। जब हमारे राजीव नेगी जी जब गवाते हैं ना, तो एक गाने को मेरे से ये 20 बार गवाते हैं, तो कई बार तो परेशान हो जाता बंदा यार। अभी राजीव भाई हमारे, अभी भी मैं पिछले कल भी हम 2 बजे सोए, जो गाना हमने गाया है उसमें कम से कम कोई 3-4 घंटे लग गए। तो वही है कि वहां बंद के गाना वहां एंजॉय नहीं होता, पर चलो एंजॉय तो फीलिंग तो लेनी पड़ेगी तभी वो अच्छा लगेगा, पर वो कई बार थोड़ा सा मजा खराब। हाँ, जब स्टेज पे है तो नाच रहे लोग, फिर तो जो सुर नहीं भी लगते वो भी लग जाते हैं। जब लोगों का प्यार देखते हैं, नाच रहे होते हैं, तो मैं ज्यादा एंजॉय। थोड़ा सा सुनना चाहेंगे आपसे कोई आपका फेवरेट गाना जो आपकी नाटी कोई भी? वो बड़े भारी है जी, 200 गाने सुपर हिट है, 4000 मैंने गाने गाए हैं। मेरे लिए तो बोलते हैं ना कि आपका कौन सा फेवरेट है, मेरे सारे फेवरेट है। आप ही बताइए भाई, आप ही फरमाइश कीजिए। मैंने सुना है आपको कुमार सानू के गाने बहुत पसंद है। हाँ, कुमार सानू उनका कोई गाना? क्या बात है। हर सवाल का जवाब नहीं मिल सकता, मेरे प्यार का हिसाब नहीं मिल सकता। क्यों होता है प्यार बता दिलबर, हो कैसे अचानक मिल जाती है नजर, क्या होता है। जब मैं यहाँ से इंटरव्यू देके चला जाऊंगा, ये लाइन उसके लिए, क्या होता है दर्द जुदाई का, हो नरेंद्र भाई, क्यों नहीं मिलती दर्द दिल की दवा, हर सवाल का जवाब कौशल साहब नहीं मिल सकता। बहुत बढ़िया। कुलदीप जी, आरोप लगते रहे हैं हमेशा कि जो हिमाचल में जो मेले होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हो या राज्य स्तर के, तो वहां पे सिफारिश ज्यादा काम करती है, कलाकार की प्रतिभा नहीं। आपको क्या लगता है कितनी सच्चाई है इस बात में? हाँ देखो, इस सिफारिश बहुत जगह है, ये इंडिया है, यहाँ सिफारिश तो चलती है। पर अगर मैं कलाकारों की बात करूं तो मैंने भी कभी करवाई होगी शुरू में, मैं ये नहीं बोल सकता कि सिफारिश, पर इतना जरूर है कि आपको अपने टैलेंट को निखारना पड़ेगा थोड़ा। और मियाँ मिट्ठू वाली बात कर रहा हूँ कि आज मुझे प्रशासन, थैंक्स मैं करता हूँ प्रभु का, परमात्मा का, कि आज मुझे खुद फोन करता है। अभी शायर मेले की बात करूं कि कुलदीप जी हमारी जो मेन नाइट होती है वो होती है 18 तारीख की, लास्ट जो नाइट होती है आपको आना है। मैंने बोला भैया इतना लूंगा तो बोले डन। तो आज परमात्मा ने वो मुकाम मुझे बख्शा, तो आज वो समय था, करना पड़ता है, सबको करना। पर मैं इतना जरूर कहता हूँ, अगर अप्रोच की बात है, मैंने पहले कह दिया कि मैंने भी कभी करवाई होगी। बात तो तब करूं मैं कि मैंने जिंदगी में अगर कभी नहीं करवाई है, तब मैं उसमें बात कर सकता हूं। वही बात आगे कथनी और करनी को मिलाना पड़ेगा, बात वही करनी चाहिए। पर इतना कहूंगा सपना जी कि परमात्मा की ऐसी कृपा है कि आज हिमाचल में है, चाहे हिमाचल से बाहर है, आज जैसे पंजाबी सिंगर्स को मतलब जो मेहनताना दिया जाता है, आज मुझे पिछले, जब से मैं इंग्लैंड से वापस आया हूँ, उससे पहले तो मुझे भी चलो जो भी था वो ठीक था। जी।
उतना कम भी नहीं था, बहुत ज्यादा भी नहीं था, पर आज लग रहा है कि नहीं यार, वो मतलब स्टार वाली फीलिंग पैसों में भी आ रही है। वैसे तो स्टार तो परमात्मा ने मुझे, आप लोगों ने, आपके प्यार ने बहुत पहले बना दिया था, पर जो अब मजा जो आ रहा है वो पिछले 1-2 साल से आ रहा है। और जहां भी मुझे प्रशासन है, चाहे सरकार है, जहां भी बुलाते हैं वो मुझे मिल रहा है। हाँ, थोड़ा सा छोटी सी एक बात और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि इसमें भी कलाकार को वक्त की बातें है ना जी। अगर मैं पुरानी बात करूं तो मुझे 10,000 में भी प्रोग्राम करना पड़ता था जी। पेट के लिए पापी पेट का सवाल है। आज मैं 4 लाख के प्रोग्राम को भी ठुकरा देता हूँ क्योंकि आज थोड़ा भर गया। तो मैं यही कहूंगा कि बहुत थैंक्स है इस परमपिता परमात्मा का कि आज मैं कहीं भी जाता हूँ। मैंने अभी अगर मैं सितंबर की बात करूँ, जुलाई की करूँ, अगस्त की करूँ, मैंने कम से कम 20 प्रोग्राम छोड़ दिए। हिमाचल के थे, कुछ हिमाचल से बाहर थे, क्योंकि वो मेरे जो मुझे रेट मिलता है, जो मुझे परफॉर्मेंस का जो पैसा मिलता है वो वहां नहीं मिल पा रहा था। उसमें क्या होता फिर, अब मानो एक एसडीएम साहब, मानो मैं रोडू में मैंने लिए 3 लाख रुपए लिए मैंने, ठीक है, अगर मानो मैं करसोग चला गया 2 लाख रुपए में, तो कहीं ना कहीं उनकी बात की, कुलदीप जी आपने हमारे से 3 ले लिया यार, वहां 2 लिए। तो वही बात है कि कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना भी पड़ता है, पर इतना जरूर है कि आज हिमाचल के लोगों ने जहां जहां भी पूरी दुनिया में मेरी इस माटी की जो नाटी को सुनते हैं, जो इन्होंने मुझे दिया है ना, उसका मैं कभी शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। फिर तो ये इंटरव्यू पूरा दिन रात चला रहेगा, वो बातें ही नहीं खत्म होगी। पर इतना कहूंगा कि मेरी जिंदगी इन लोगों ने बड़े बचपन से देखी है कि कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, बुझा हुआ दिया था तेरी रोशनी से पहले। जो ये जो रोशनी जो आप ये जो जगमगा रही है आज, कुलदीप शर्मा का जो ये लोग जो प्यार कर रहे हैं, ये सारी की सारी कृपा इस परम पिता परमात्मा की है, सतगुरु माता की है, और मेरे माता पिता का आशीर्वाद है, गुरुजनों का आशीर्वाद है, और हिमाचल में चाहे पूरी दुनिया में, चाहे देश में, जहां जहां भी इस माटी की नाटी को जो सुनते हैं, उनका ये आशीर्वाद है। आज जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो लगता है यार कि मैं अपनी कंडीशन पे जा रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं जाता हूँ। तो यही कहूंगा कि बस आप लोग जो नए कलाकार हैं आगे बढ़िए। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ फेस किया, पर बोलते हैं ना कि उसको फेस करते हुए जब आप आगे बढ़ोगे तो एक दिन आपको ऐसा मुकाम मिलेगा, ऐसा आशीर्वाद मिलेगा। छोटी सी बात एक और इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा। एक हमारे मिशन में, निरंकारी मिशन से बिलोंग करता हूँ जी, तो उसमें हमारे एक, अब वो ब्रह्मलीन हो गए महात्मा जी विनय जी, तो मैं भवन पे सेवा कर रहा था बेंगलुरु पे। सोलन में मेरे एक साथी को प्रोग्राम मिल गया, मुझे नहीं मिला। उस साथी को मिल गया वहां 80,000 रुपए, मुझे मिल रहे थे 25,000 रुपए। मैं इसलिए नहीं रो रहा था कि यार उसको 80 मिल रहे हैं, मेरे को 25 मिल रहे हैं, पर दिक्कत क्या थी कि वहां उसको नाइट मिल रही थी, मुझे मिल रहा था स्लॉट। अच्छा, तो मेरी ऐसी बोलते ना, शीशे साफ कर रहा था तो मैं विनय भाई से बात कर दी, भाई यार ऐसा ऐसा है। तो उन भाई ने मुझसे कहा कि कुलदीप आज इस बात को याद रखिए, इस गुरु दर पे सेवा करियो और परम पिता परमात्मा का हमेशा सहारा लियो। ये नहीं होता कि मेरी मंत्री से दोस्ती है, मेरी मुख्यमंत्री से दोस्ती है, या मेरी प्रधानमंत्री से दोस्ती है। बोलते जिसकी दोस्ती इस परम पिता परमात्मा से होती है ना, उसके लिए फिर ये जितना भी पूरी दुनिया है वो खड़ी हो जाती है। ऐसी सेवा करता रहियो, और जहां सोलन की तू बात कर रहा है वहां कभी तू राज करेगा। और उसके बाद सबसे ज्यादा अगर मैंने हिमाचल में कहीं नाइट्स की है तो वो उसी सोलन जिले में की है। तो वो आज भी मुझे उनकी बातें याद आती है कि वाकई यार जो आपको परमात्मा दे सकता है ना, तो वो समर्पण आपकी जिंदगी में, चाहे ये वो बातों से नहीं हो सकता, वो अंदर से जिसका समर्पण होगा, वो बात है परमात्मा की और उस इंसान की। बस यही बात है कि जिंदगी में कुछ भी कहीं से लेने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरी तो मैं बोलता हूँ जो तो मेरी जो औकात है जो बना रखी है सारी इसी की दी हुई सौगात है। यहाँ पे ये भी बोलते हैं कलाकार ना कहीं कि जो बाहरी कलाकार यहाँ पे परफॉर्म करते हैं उनको ज्यादा तवज्जो दी जाती है। इनफैक्ट उनको पैसे भी टाइम पे मिलते हैं, लेकिन जो यहाँ के कलाकार है उनको प्रशासन जो है वो महीने 2 महीने कई दिनों तक लटका के रखते हैं। मैंने जैसे पहले आपको कहा ना, उसमें भी हमारा दोष है। जब हम मानो कुलदीप शर्मा है, अगर मानो मैं कहीं एसडी भाई मुझे प्रोग्राम कराओ यार, मुझे बुलाओ, आप उनको बुलाया जाता है,
आज फिर मियां मट्ठू वाली बात होगी, मुझे शायर मेले में बुलाया गया है, कुलदीप जी आपको लास्ट नाइट देंगे, तो मैं अपनी कंडीशन पे जा रहा हूँ, हाँ भैया इतने पैसे दूंगा, इतनी टाइमिंग होगी और इतनी पेमेंट है। हम क्या करते हैं, मैंने भी किया है, मैं उन पे नहीं आरोप लगा रहा हूँ, हम लोग सब दोषी हैं उसमें। मैं बोला भाई मेरे को दे दो, टाइम था वो, भाई मेरे को प्रोग्राम दे दो डीसी साहब। एक बार तो समर फेस्टिवल में मैंने इतना सुपर हिट प्रोग्राम किया कि उसकी पेमेंट मेरे को 1 साल के बाद मिली। बोलते हैं ना फतूर होता ना कि जी जी। वो कभी और बात करेंगे तो बहुत बड़ा इंटरव्यू हो जाएगा। यही कहूंगा सपना जी कि इसके पीछे हमारा अपना दोष है। जब हम प्रोग्राम मांग कर करेंगे कि मुझे एडजस्ट करो, मुझे प्रोग्राम दो, तो वो कदर हमारी क्यों करेंगे? कदर आपकी तब होगी जब आपको उनको बुलाया जाता है कि हाँ जी सरताज जी आइए शिमला में, आपको हाँ जी मेरा इतना रेट है, मैं 25 लाख रुपए लेता हूँ जी, तभी आऊंगा। कि जब वो आएगा तो पहले वो आधे पैसे पहले डालते और जब चढ़ते हैं स्टेज पे, अब हमारे को तो प्रोग्राम चाहिए जी, हमने तो पहले प्रोग्राम करना है, बढ़िया पेमेंट फिर। बस ये बहुत बड़ी बातें हैं जिंदगी में। बस यही है कि बस हम अपने आप पे ध्यान दें, अपने आप को बनाना पड़ेगा, उस लेवल का दिखाना पड़ेगा। फिर वही बात की मैं कि 20 प्रोग्राम मैंने ड्रॉप किए, शायद इसीलिए किए, नहीं मेरा तालमेल खा रहा था। तो यही कहूँगा। अभी हमने बात की थी तो आपने उसमें कहा था कि आपने फिल्म में भी काम किया था, तो उस टाइम का एक्सपीरियंस कैसा रहा फिल्म का, एक्टिंग का? एक्टिंग जो है वो बड़ा टफ काम है। एक्टरों को तो मैं सैल्यूट करता हूँ यार, एक एक शॉट को। वो मैंने फिल्म थी हमारी 1-1.5 घंटे की फिल्म थी, मैंने उसमें गाने भी गाए थे, मैंने एक्टिंग भी की थी। तेरे कोई डायलॉग जो याद हो आपको, कोई होगा ऐसा? हाँ एक डायलॉग में आरा राजू कौन थे, अपनी भाषा में जी। मैं एक मंदिर में जाता हूँ, वहां मुझे एक लड़की पूजा कर रही होती है, तो वो पूजा करते करते मेरी नजर उस पर पड़ती है। मैं उसको बोलता हूँ अपने दोस्त को, आरा राजू कौन थे। उसको देख के मैं बड़ा मतलब कहीं ना कहीं वो मुझे पसंद आई। तो ऐसे ऐसे बड़े डायलॉग थे। आपका एक गाना जो शुरुआती गाना था, मुझे खुद बहुत पसंद है, हम आपके गाने सुनते सुनते ही बड़े हुए हैं, ओ नीलिमा। हाँ जी बिल्कुल। वो ये मैंने आज से 25 साल पहले गाया था, और इस गाने ने अभी पिछले 1 साल से तो ये बिल्कुल ऐसा बन गया, इंटरन होता ना ऐसे। और ये प्यार है, ये कृपा है। यही बोल रहा हूँ कि देखो 25 साल पुरानी चीज, ये सतगुरु माँ की कृपा ही तो है। ये देवी देवताओं का आशीर्वाद तो है कि वो इतने पुराने गाने आपके चल रहे। मेरे 43 सॉन्ग्स ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, तो 2 लाइनें सुना रहा हूँ उसकी। सुपने दिटे उदारिए घर टुआ ढारी चिड़ियो, रात बुता उदारिए सॉरी गोरे तारे गिनियो, यादों भरोसे नीलमा काटे लानी जिंदगी सारी, माँ छोरो ना सुन दाड़िए मेरे थिए जानी दो पेरी हो नीलिमा, हो नीलिमा, हो नीलिमा, हो नीलिमा। बहुत खूब। कहते हैं ना कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो आपकी लाइफ पार्टनर का क्या रोल रहा है आपकी सक्सेस में? बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। देखो ये जो मातृशक्ति है उसको तो हमेशा नमन है। मातृशक्ति के बगैर तो हम लोग अधूरे हैं जी। तो मुझे तो पहले जैसे कहा कि एक गुरु भी माता मिली जो संगीत की गुरु थी, उसके बाद अभी मेरी जो एक आध्यात्मिक गुरु है वो भी माँ है, और जो मुझे जीवन साथी दिया वो ऐसा जीवन साथी मेरी जिंदगी में ये परम पिता परमात्मा लेके आया कि मतलब जो भी मेरा छोटा बड़ा काम, जो भी मेरा संगीत से रिलेटेड होता है, वो कंधे से कंधा मिलाकर वीणा शर्मा मेरा साथ देती है। वो खुद भी बहुत अच्छा गाती है, डांस भी करती है। मतलब ये समझो कि बोलते ना कि किसी को बनाने के लिए अपने सपनों को दबाना पड़ता है जी। उस लड़की ने मेरी जिंदगी में जो अपने उसके सपने थे, मुझे बनाने के लिए अपने सपनों का बलिदान दे दिया। तो मैं इससे बड़ी बात क्या कर सकता हूँ कि जो भी फोकस होता है उसका, अगर मैं कहीं अभी क्या हुआ, छोटी सी बात है, अभी मैं कई बार
कर देता हूँ मैं, होची बात भी कर देता हूँ कभी। अभी मैं एक जगह चीफ गेस्ट गया, कौशल साहब, तो मेरी पुरानी बातें थी वो, हालांकि मेरा वो कोई अंदाज वो नहीं था वहाँ बात करने का, तो मैंने वहाँ बात बात में कह दिया कि वो इंटरव्यू वो लाइव देख रही थी, वो क्वांटा से देख रही थी, कि मुझे मेरी जेब में पहले 30 रुपये भी नहीं होते थे, आज मैं 8 लाख की घड़ी लगाता हूँ। तो बीना मैडम ने जो मेरी क्लास ली रहा कि आपको ये क्या बोलने की जरूरत थी, आप ये बोल सकते थे कि आज तो मैं घड़ी भी सोने की लगाता हूँ। तो जहां आपने रेट बता दिया ना, वहां ये बात बहुत जीरो हो गई। तो मेरा जीवन साथी ऐसा है वो, कि वो मुझे पग पग पर, कई बार मैं क्या करता हूँ कि बातें ज्यादा करना शुरू, देखो अभी मैं इंटरव्यू में आप क्वेश्चन कम पूछ, मेरी बातें ज्यादा हो रही है, वो मेरी आदत है, वो अंदर से आती है, वो कनेक्ट में कहीं और होता हूँ जी। परमात्मा करे कि वही कनेक्ट रहूं। जो गलतियां होती है, क्योंकि गलतियां तो जब तक ये जिंदगी है तब तक ये होती रहेंगी, बस बड़ी गलतियां ना हो जाएगा भी, पर उसको सुधारना हमें पग पग हमेशा सीखते रहना पड़ेगा पूरी जिंदगी। चाहे आध्यात्मिक बात करूं, चाहे मैं अपने संगीत की बात करूं, हमेशा सीखते रहना पड़ेगा जिंदगी में। जो सीखता रहेगा वो फिर चमकता रहेगा। तो उसके लिए मैं नमन करूंगा कि ये परम पिता परमात्मा, मुझे आपने पहले माँ के रूप में, फिर सतगुरु माँ के रूप में, और उसके बाद जीवन साथी भी एक ऐसा दिया कि बस उसके लिए मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं। जी कुलदीप जी, हम सभी देख रहे थे आपदा जो हिमाचल प्रदेश में आई है, उसमें आपने ग्राउंड पे जाके, लोगों के बीच जाके उनकी मदद करी। लेकिन हमारे यहाँ से कितने बड़े बड़े सितारे हैं जो बॉलीवुड में बैठे हैं, उनकी ना कहीं पे शब्द निकले, ना वो यहाँ आए, कोई हेल्प ही नहीं की। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, फिर वही निंदा वाली बात हो जाएगी। मैं तो अपनी बात करूंगा, ये देखो ये भी कृपा है, इस माँ की कृपा है। वो भी जीवन साथी की बात मैं फिर करता हूँ। मैं मंडी में था जी, प्रोग्राम करने गया था, फिर हम वापस आ गए शिमला। वीना मैडम मुझे कहती कि कुलदीप जी, परमात्मा ने आपको बहुत बड़ा, हिमाचल का सबसे बड़ा स्टार बना रखा है आज की डेट में। तो वहां ऐसी आपदा आई कि चलिए हम जाते हैं मंडी से, हम एक राशन की गाड़ी को भरते हैं, और मैं और वीना मैडम वहां पहुंच जाते हैं। और क्या होता है कि वहां जो थुनाग तक तो रास्ता ठीक था, जो जंजैनी वाला था वो रास्ता बंद था, पर उसी दिन वो खुल गया था, और ऊपर से हमारी गाड़ी पे पत्थर आ रहे थे। और जैसे ही हम वहां ठाकुर साहब से मिलना हुआ, जयराम जी से, और मैं आपको बताऊं कि वहां एक परिवार बह गया था, उसमें से 2 बच्चे जो थे वो बच गए थे, ऐसा कुछ था। वो आते हैं मेरे पास ना कि आपके साथ सेल्फी लेनी है। कितनी बढ़िया, मतलब वही कम, मैंने वहां भी मेरा थैंक्स निकला इस प्रभु का कि देखो इनके बच्चों के ऊपर कितना बड़ा संकट आया है, और कलाकार से ये कितना प्यार कर रहे हैं कि ये सब कुछ भूल गए। थैंक्स निकला। बाकी वो मिलियन में वो वीडियो गया, बड़ा लोगों ने वायरल हुआ। तो जिन्होंने तो बोलते हैं ना, जिन्होंने तो वो आपकी कमियां देखनी है ना, तो उसमें उन्होंने तो उसमें भी कमी निकाल दी कि नहीं यार ये ड्रामे कर रहा है। उनको भी सैल्यूट करता हूँ भाई। अगर मेरी जिंदगी में ऐसे लोग नहीं हुए होते ना, तो शायद मैं जिंदगी में कुछ भी नहीं करता। वहां जाने का भी ड्रामा बोल दिया कि ये ड्रामे कर रहा है, सैल्यूट है। ऐसे लोग आपकी जिंदगी में होने चाहिए, वो आपको आगे बढ़ने के लिए और प्रेरणा देते हैं। तो बस वो भी बीना मैडम मुझे वहां लगी। उसके बाद फिर बहुत सारे सिंगर मेरे बाद वहां गए, सब ने हेल्प की। उसके बाद फिर पांगना भी जाना हुआ। ये सिर्फ ये जो सोच आती है ना जी, ये प्रभु की कृपा से ही आती है। वही इस दिमाग में सोच देता है। बाकी करने वाला तो ये चाहे तो हवा चला दे, पूरी दुनिया में झाड़ू मार दे, ये चाहे तो क्या नहीं कर सकता परमात्मा। ये सिर्फ हम लोगों को आगे करता है। बोलते हैं ना कि हम लोगों को एक देना होता है इसने, बाकी करने वाला तो सब कुछ ये परमात्मा है। इसी ने मुझे वहां भेजा। और उसके बाद जब वहां गए तो सच में यार उन लोगों का जो दुख है वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। बोलते हैं जिस तन लागे वो तन जाने। जब वहां की परिस्थितियां मैंने देखी तो बस यही अरदास करता हूँ, हे परम पिता परमात्मा, हमारे थोड़ा सा कहा जाता है कि हे समर्थ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। इस प्रभु से यही कर सकता हूँ कि हे प्रभु, हमसे बहुत भूले हुई है, आगे भी हो सकती है, पर आप तो सर्व शक्तिमान है, आप हम पे कृपा बनाए। कुलदीप जी, आप आज के जो हमारे युवा है उनके लिए एक रोल मॉडल है। आपसे काफी कुछ सीखते हैं युवा, अडेप्ट करते हैं आपके लाइफस्टाइल को, आप जो करते हैं उसको। उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? देखो, मैंने शुरू में ही सपना जी कह दिया कि मैं ये चाहता हूँ कि आप अच्छे गाने बनाइए। अगर संगीत की लाइन में मुझे कोई फॉलो करता है
मैंने जैसे पहले कहा कि एक गाने में मुझे 20 दिन लगते थे। जब मैं आज भी वो गाना स्टेज, अभी मैं यहाँ गा रहा हूँ, बढ़िया गा रहा हूँ बिना म्यूजिक के, वो तब गा रहा हूँ कि जब उन गानों में मेहनत की है। अगर वही गाना आप अगर बिना मेहनत के मानो टेक्निकल टक 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 रिकॉर्ड हो जाता है, कंप्यूटर का जमाना है, एक एक पंच लाइन होती है, जब वो गाना आप स्टेज पे गाओगे तो जीरो हो जाओगे, आप गा ही नहीं पाओगे, अगली बार आपको प्रोग्राम में नहीं बुलाएंगे। तो ये भी मैं संदेश देता हूँ नए सिंगर को कि आप मेहनत कीजिए, अच्छे गाने बनाइए और अच्छी मेहनत कीजिए, स्टाइल वाइल बाद में आ जाएंगे। तो बाकी जो नशे वाली हो तो मैं हर मंच पे कहता हूँ, तभी कहता हूँ भाई मैं नहीं करता हूँ, बात वही असर करती है। बातें चाहे जितनी मर्जी बड़ी कर लो आप कि ये नहीं करना ये नहीं करना, असर वही करेगी जो आपकी जिंदगी में होगी। तो मैं यही कहूँगा यूथ से भी, पूरी जितनी जनरेशन है कि भाई एक तो पहले नशों से दूर हो जाओ, आप कम भी कमाओगे तब भी आप। बाकी नरेंद्र भाई से एक बात हो रही थी अभी जो आपके जिनका ये चैनल है कि जिंदगी में संतोष सेटिस्फेक्शन आदमी को जिसको हो गई ना जी, वो फिर झोपड़ी में भी खुश है, जिसको वो नहीं हो तो फिर वो महल में भी खुश रहा है। बस सब कुछ अपने पास है, अब देखो किसको एक्टिव करना है आपने। जी, हमारे पास समय भी थोड़ा कम है, आपके पास भी जी। समय का अभाव है, तो जाते जाते आप अपने आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताएं। एक ठोडा हमारी ताल होती है, उसको मैं एक लाइन में आपको सुनाऊंगा जी। वो ठोडा हमारे हिमाचल में खेलते हैं। वो मेरा अभी पिछले 10 दिन से रिकॉर्डिंग चली है, राजीव नेगी जी का म्यूजिक उसमें, तो मैं 2 लाइनें वो सुनाता हूँ आपको। हाय बेबुआ शामू लागे हेड़े रे भाई, हाय बेबुआ शामू लागे हेड़े रे भाई, हाय बेबुआ तेरे गोले केतने भाई, हाय बेबुआ तेरे गोले केतने भाई। तो ये नॉन स्टॉप है, इसमें 8-10 गाने, इसमें मैंने पूरा ठोडा दिखाया है जी। तो और भी बहुत सारे गाने, वो एक गाना इंग्लैंड वाला है, जैसे मेरा दुबई वाला टूर आया था, वो मैं दुबई में जाके उसको वीना मैडम को ही साथ ले गया था, पैसे भी बच गए, घूमना भी हो वो बॉर्डर को देने तो वो फ्री में हो गया। तो वो गाना भी बड़ा हिट हुआ था, 2 लाइन उसकी भी सुना दी, वो बड़ा पसंद लोग कर रहे हैं। वो मैंने दुबई में जाके ही शूटिंग की थी उसकी। हो चल मेरी छुरिए जाना दूरा दूरिए, दुबई वाला टूर लगाना हो, दुबई वाला टूर लगाना, पहाड़ ने दुबई वाला टूर लगाना हो। तो एक गाना ऐसा ही बनाया है, राजीव नेगी जी का म्यूजिक, उसमें इंग्लैंड वाला टूर जी। तो वो मैं गाना नहीं सुनाऊंगा क्योंकि गाने बड़े जल्दी कॉपीराइट, कोई मेरे से पहले गा दे तो कॉपी कर वो गाना उसका हो जाएगा, मैं फिर घंटी बजाऊंगा। तो वो गाना इंग्लैंड वाला टूर है। परमात्मा से ये अरदास करता हूँ कि मैडम वीना मैडम का वीजा लग जाए। जब मैं इंग्लैंड पिछली बार गया हूँ तो भी मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई उसके बगैर, क्योंकि मेरी पढ़ाई थोड़ी माशाल्लाह इसलिए की शब्द आता था मेरे को, हेल्प मी, पता नहीं मैं कैसे कैसे अकेले वापस आना पड़ा वहां से, तो मैं कैसे कैसे वापस आया, बड़ी दिक्कतें हुई ना, पढ़ना लिखना। ये मानते हैं ना कि पढ़ाई लिखाई जरूरी है, बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत ज्यादा पता लगा जब वहां मुझे 10 दिन में रहा हूँ, तो मुझे लगा कि नहीं यार पढ़ना लिखना जरूरी है। पर चलो जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं भाई, मेरी तो इस परमात्मा ने लगा दी नैया पार ना, अब तो क्या पढ़ूंगा मैं, कट जाऊंगा थोड़ा। पर इतना जरूर है कि आने वाली जनरेशन को मैं ये कहता हूँ कि पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। अगर मैंने भी पढ़ा लिखा होता तो शायद आज कुछ बात अलग ही होती। तो चलो वीजा लग जाए, वीना मैडम का पिछली बार नहीं लगा तो वो नहीं जा पाई, तो अगर इस बार वीजा लग गया तो आपको इंग्लैंड वाला टूर भी हम लंदन में जाके शूटिंग मेरा यही सपना है कि मेरे हिमाचल के कल्चर को मैं पूरी दुनिया में, मेरा ये सपना है। बाकी मुझसे बड़े प्रश्न करते हैं कई बार कि कुलदीप जी आप क्या बॉलीवुड में नहीं गाना चाहते हो? मैंने बोला नहीं भाई, मैं इसलिए नहीं गाना चाहता हूँ यार, जो सलमान खान शाहरुख खान को जो प्यार वहां मिलता है ना, वो मुझे यहाँ मिलता है जी, वो बात तो मुझे है। क्यों उनको, बस वही बात है कि एक छोटा सा प्रदेश है, चाहे छोटा सा राज्य, वहां का राजा बन के रहना मंजूर है। कहीं बड़ी अगर चौकीदार का काम करना पड़े तो मजा नहीं आएगा, मैं वैसे ही थोड़ा सा बख्श देना, मतलब कर देता हूँ कई बार ऐसी बात। पर इतना जरूर है कि सच में यार थैंक्स करता हूँ हिमाचल की जनता का, उस सब लोगों का जो माटी की मेरी इस नाटी को सुनते कि आपने यार वाकई मुझे राजा बना रखा है। बस मेरे लिए बॉलीवुड भी यही है,
हॉलीवुड भी यही है, यही मेरी नाटियां हैं। इस नाटी ने जो दिया है वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। वाकई जब भी मैं कहीं से गुजरता हूँ तो कम से कम 1-1 घंटा लग जाता है कई बार। जैसे शाहरुख खान के साथ लोग होते हैं, सलमान खान के साथ लोग होते हैं, वैसा ही प्यार मुझे यहाँ लोग करते हैं। तो मेरे लिए तो यही सब कुछ है। इस हिमाचल की नाटी को मेरा एक सपना है कि पूरी दुनिया में जाए, मैं हर देश में जाके पूरे अपने हिमाचल का नाम रोशन करे। जी, तो आज हमने कुलदीप शर्मा के साथ बहुत सारी बातें करी और इनसे काफी कुछ सीखने को भी मिला। तो सर, आप यहाँ पर आए, अपना कीमती समय निकालकर, उसके लिए आपका धन्यवाद। अब हम आपसे इजाजत चाहेंगे और फिर इसी तरह के एक खास एपिसोड के साथ आपसे मिलेंगे। नमस्कार।